नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी हिमाचल और स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में। इस कार्यक्रम में हम मिलते हैं स्वास्थ्य विशेषज्ञों से, जिनसे हमें मिलती है स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी, जो लेकर जाती है हमें एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन की ओर। त्वचा हमारा दर्पण है, मन हमारा आधार। जब मन हो दुखी तो त्वचा भी करने लगती है इशारों में पुकार। जी हाँ, आज कार्यक्रम में हम बात करेंगे त्वचा रोगों में मन की स्थिति पर, और इस विषय पर अधिक जानकारी देने के लिए आज कार्यक्रम में हमारे साथ है आईजीएमसी शिमला से स्किन डिपार्टमेंट के प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर घनश्याम वर्मा जी। डॉक्टर घनश्याम, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं त्वचा और मन की स्थिति की, बहुत ही एक हम कह सकते हैं अलग सा विषय है, जिसे शायद कई बार अनदेखा भी किया जाता है, पर मुझे लगता है कि आपस में ये बहुत ज़्यादा अंतर संबंध इनमें है। तो सबसे पहले आपसे मन और तन के इस संबंध को जानना चाहेंगे। आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि ये दोनों एक माँ के दो बच्चे हैं। जब प्रेगनेंसी के टाइम हमारे ऑर्गन्स बनते हैं माँ के शरीर के अंदर, तो त्वचा और ब्रेन दोनों एक ही चीज़ से बनते हैं, उसको हम एक्टोडर्म कहते हैं। तो इसीलिए इनमें आपस में थ्रू आउट लाइफ एक कनेक्शन रहता है, जिसकी वजह से जैसा आपने पहले बताया कि त्वचा हमारे शरीर का एक दर्पण की तरह है। अगर हमारे शरीर के अंदर कुछ किसी भी तरह की कुछ विकृति चल रही है, कोई बीमारी चल रही है, तो उसके लक्षण त्वचा पे भी आते हैं। उसी तरह से अगर हमारी त्वचा पे कोई लंबी बीमारी त्वचा की चल रही है और पेशेंट उससे परेशान हो रहा, तो उसका मन भी ख़राब होता है, उसकी इमोशनल इश्यूज़ भी उसके साथ काफ़ी देखने को मिलते हैं। जी, तो हम कह सकते हैं कि त्वचा सिर्फ हमारे शरीर का एक अंग नहीं है, बल्कि हमारे जो मानसिक स्वास्थ्य है उसका आईना भी है। तो इसे अगर हम और सरलता से समझना चाहें कि कैसे हमारे मानसिक स्वास्थ्य का आईना है, तो वो क्या है? बेसिकली हम त्वचा को, स्किन को बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन भी कहते हैं, और त्वचा हमारे शरीर के लिए एक बैरियर का काम करती है। जो एनवायरनमेंट से कोई भी पॉल्यूशन है, एलर्जेंस हैं, उसको त्वचा रोकती है। तो आज का जो विषय है हमारा कि त्वचा रोग में मनोस्थिति कैसे होती है, कि मन की जो कंडीशन है वो कैसे इम्प्रूव होती है, ख़राब होती है, उसके बारे में जैसे आपने पहले बताया। तो अगर हम इन बीमारियों की बात करें कि कौन सी बीमारियां जो कि मन को भी अफेक्ट करती है, इमोशनल हेल्थ को अफेक्ट करती है, उसमें कुछ तो सिर्फ त्वचा की बीमारियां हैं, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि वैसे मन की बीमारियां, इमोशनल इश्यूज़ है, इमोशनल डिजीज़ है, वो साइकेट्रिक डिजीज़ है, बट उसमें भी तन पे भी कुछ असर देखने को मिलता है, जबकि वो प्राइमरीली वो त्वचा की बीमारियां नहीं है। अगर हम त्वचा की बीमारियों की बात करें तो उसमें बहुत सारी लंबी लिस्ट है त्वचा की बीमारियों की, जिसमें से जैसे कि आपने सुना होगा सफ़ेद दाग, जिसको हम विटलाइगो कहते हैं। अगर किसी को विटलाइगो हो जाए, जैसे कि आप देख सकते हैं, इस पेशेंट देख सकते हैं, उसमें उसने अपना चेहरा छुपा रखा है, परेशान है, क्योंकि उसके फेस पे सफ़ेद दाग दिख रहे हैं, हमें हाथ पे सफ़ेद दाग दिख रहे हैं, इसको हम विटलाइगो या फुलबेरी कहते हैं। इस रोग में मन की स्थिति पेशेंट की बहुत ख़राब होती है। पेशेंट की तो छोड़ो, आप अगर जब हमारे पास कोई माँ अपने छोटे बच्चे को, या स्पेशली गर्ल चाइल्ड को जब लेके आती है, तो अगर कहीं भी सफ़ेद दाग है बच्चे के शरीर पे, तो उनके मन में एक चीज़ होती है कि डॉक्टर इसे कहीं विटलाइगो ना डायग्नोज कर दे। तो जैसे हम देखते हैं, पेशेंट को एग्जामिन करते हैं, तो वो पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये वो सब फुलबेरी तो नहीं है। तो अगर मैं उन्हें कहूँ कि नहीं ये कुछ एलर्जी के बाद वाइट हो गया है, तो वो बड़े रिलैक्स होते हैं। अगर मैं उन्हें बताऊं कि नहीं ये फुलबेरी ही है, तो उनके इमोशनल इश्यूज़ को भी एड्रेस करना पड़ता है। तो इसमें बहुत सारी इमोशनल इश्यूज़ रहते हैं, पेशेंट एज वेल एज अटेंडेंट्स, चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे सिबलिंग्स हैं, भाई बहन है, तो उसमें डिटेल में फिर इमोशनल इश्यूज़ को भी हमें एड्रेस करना पड़ता है। जी, ज़्यादातर डॉक्टर साहब, जैसे आपने सफ़ेद दाग की बात की, कौन कौन सी ऐसी भ्रांतियां हैं जो आमतौर पर सुनने को मिलती हैं? आपके पास पेशेंट्स आते हैं और वो अपने जो विचार हैं आपके सामने प्रकट करते हैं। देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। जितने भी इमोशनल इश्यूज़ हैं, बहुत सारे इश्यूज़ तो सिर्फ भ्रांतियों की वजह से हैं, कि हमें उसके बारे में सच्चाई नहीं पता है कि बीमारी है क्या, कैसे चलेगी, कैसे ठीक होगी, कितने टाइम में ठीक होगी, उसके बारे में पता नहीं है। अब किसी को सफ़ेद दाग है तो उनको लगता है कि ये इसका कोई इलाज नहीं है, नंबर एक। दूसरा, उनको लगता है कि शरीर के अंदर भी कोई ना कोई इसकी वजह से प्रॉब्लम है, जबकि वो ऐसा नहीं होता। वो सिर्फ रंग की बीमारी है, जहाँ आपके कोशिका है, मेलेनोसाइट बोलते हैं, कोशिका होती है, वो हमारा ब्राउन कलर बनाती है चमड़ी का, तो वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से कलर नहीं बन पाता, तो वाइट स्पॉट हो जाते हैं।
तो उसमें भ्रांति ये है कि कुछ लोग उसको कुष्ठ रोग से कंपेयर करते हैं कि ये तो सफ़ेद, उसका पुराने ज़माने में नाम भी सफ़ेद कुष्ठ रखा गया था, जबकि दोनों बीमारियां बिल्कुल अलग है। फिर कुछ लोगों को ये है कि ये परिवार में 100% आगे जाएगा, हेरिडिटरी डिजीज़ है, जो कि नहीं है। परिवार में सिर्फ 6 से 18% लोगों में इस बीमारी के होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ऑटोइम्यून प्रोसेस है, डिजीज़ है और ये जेनेटिकली भी चलता है, तो आगे भी ये रन कर सकता है फैमिलीज़ में। फिर कुछ लोगों को है कि इसका कोई एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है और एलोपैथी की दवाइयों से इसमें नुकसान होता है, तो वो बिल्कुल गलत है। और एक भ्रांति और है, लोगों को लगता है कि ये इमीडिएटली ठीक हो जाएगा। जैसे हमारे पास पेशेंट आते हैं, उनको लगता है कि मैंने अपना बच्चा या अपना कोई भी जो पेशेंट है उसको दिखाया और 4 हफ्ते में, 5 हफ्ते में, 6 हफ्ते में ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, इसमें 6 months to 1 year लग जाता है रिस्पॉन्स आने में। फिर उसके बाद अगर एक दवाई से नहीं इलाज ठीक हो रहा तो दूसरी दवाई, बहुत सारी दवाइयाँ आती है, फिर दवाइयों से नहीं ठीक हो रहा तो फोटोथेरेपी देते हैं। फोटोथेरेपी के साथ साथ हम अगर कोई म्यूकोजा इन्वॉल्व है, कोई ऐसी जगह है जहाँ पे पिगमेंटेशन आने में दिक्कत है, तो वहाँ हम सर्जरी भी कर सकते हैं, विटलाइगो सर्जरी हम उसे कहते हैं। जी, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका इलाज है और लोगों को थोड़ा सब्र करने की ज़रूरत है। इमोशनल इश्यूज अगर किसी को है तो वो इमोशनल इशू अगर आपका डर्माटोलॉजिस्ट उसमें रेज करता है, उनको लगता है कि मेरे विटलाइगो के पेशेंट में कुछ इमोशनल प्रॉब्लम्स भी आ रही है, मन की भी उसमें कोई बीमारी चल रही है, तो जब हम उन्हें मनोचिकित्सक के पास भेजते हैं तो वो वहाँ जाएं और जो भी उनके एडवाइजेज रहे, चाहे वो साइकोथेरेपी के रूप में है, चाहे मेडिसिन के रूप में है, उसको फॉलो करें तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। जी डॉक्टर साहब, इसके साथ ही एक और समस्या भी हम देखते हैं जिसमें हम इमोशनल हेल्थ को जब हम काउंट करते हैं तो रहता है कि कई बार जो है फेस जो है डार्क कॉम्प्लेक्शन की ओर जाता है, उसकी भी बहुत सारी समस्याएं रहती हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ा बताएं और किस तरह के इमोशनल इश्यूज जो हैं वो पेशेंट्स फेस करते हैं। जैसे हम कलर की बात कर रहे थे, अभी हमने वाइट कलर की बात की, हम डार्क कलर की बात कर रहे हैं। मिलाज़मा या जिसको छाइयाँ भी कहते हैं, अगर किसी को प्रेगनेंसी के बाद जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसके बाद बहुत सारी छाइयाँ पड़ जाती हैं फेस पे, या कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको एक कंडीशन होती है लाइकन प्लैनस पिगमेंटोसिस, LPP हम उसको में बोलते हैं, और बहुत डार्क हो जाता है उसमें पेशेंट का फेस। और कई लोगों को जैसे हेयर डाई की एलर्जी है, तो वो धीरे धीरे वो फेस का कलर जो है डार्क होना शुरू हो जाता है। और पेशेंट जो है ना उसमें कई बार पहले स्टेरॉयड यूज़ करेंगे, उसके इफ़ेक्ट्स शुरू में तो ठीक आते हैं पर बाद में स्टेरॉयड के साइड इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाते हैं, तो पेशेंट इमोशनली बड़ा फ्रस्ट्रेट होता है। और कुछ कंडीशन जैसे मैंने LPP बोला आपको, तो उसमें तो मैं अपने पेशेंट्स को पहले ही बता देता हूँ कि जितनी परेशानी आपको इस बीमारी में लग रही है उतनी ही परेशानी मुझे भी इस बीमारी को ठीक करने में महसूस होगी, क्योंकि उसमें रिस्पॉन्स बड़ा स्लो आता है और पेशेंट्स को हर चीज़ जल्दी चाहिए। उनको लगता है कि बस हम एकदम ठीक हो जाएं और एकदम पूरी की पूरी जो पिगमेंटेशन है वो रिवर्स हो जाए, एकदम नॉर्मल आ जाए, जो कि कई बार नहीं पॉसिबल हो पाता। तो पेशेंट की जो एक्सपेक्टेशंस है वो बहुत हाई रहती है। तो उनको जब हम बीमारी के बारे में या डाई की एलर्जी के बारे में या सरसों के तेल की एलर्जी के बारे में, आंवले के तेल की एलर्जी के बारे में समझाते हैं तो वो समझते हैं। उसके बहुत सारी इसमें ट्रीटमेंट में भी बहुत सारी मॉडलिटीज़ अवेलेबल है जिससे कि काफ़ी असर पड़ता है और वो ठीक हो जाते हैं। बट साथ ही साथ उनका इमोशनल जो इशू है, उनकी मन की स्थिति है, उसको भी हमें ट्रीट करना पड़ता है। जी, तो वो समझना एक डर्मेटोलॉजिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है जब पेशेंट्स उनके पास आते हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट के लिए जब भी कोई स्किन की बीमारी आती है तो स्किन की बीमारी तो ठीक है, उसको तो हम जानते हैं, उसके बारे में हम ट्रीट कर लेंगे। बट अगर एक डर्मेटोलॉजिस्ट उसको इमोशनल इश्यूज़ को एड्रेस ना कर पाए या ना क्लू उसको मिल रहा है वो उसको ना देखिए, तो फिर उसमें वो पेशेंट जो है ना कुछ टाइम के बाद डर्मेटोलॉजिस्ट को चेंज कर लेता है, वो दूसरी जगह। और उस तरह से कुछ पेशेंट्स में ये भी देखा गया है कि उनके मतलब वो अनस्टेबल इतने होते हैं इमोशनली कि वो डॉक्टर शॉपिंग करते हैं, एक ही बीमारी के लिए 10 जगह दिखा देंगे। तो क्योंकि वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो समझ नहीं पा रहे होते हैं कि असल प्रॉब्लम क्या है। जो इमोशनल हेल्थ है उसे समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बात हुई त्वचा की। डॉक्टर साहब, कई बार हम देखते हैं कि बालों से जुड़ी भी बहुत सारी समस्याएं होती है और बहुत सारे लोग इससे जूझते हैं इमोशनल हेल्थ को लेके, तो वो कौन कौन सी समस्याएं हैं? बालों को अगर हम प्योरली स्किन की बात करें, मतलब बालों की बात करें, तो जैसे आप ये पेशेंट देख रहे हैं इसमें कैसे वो दुखी मन से अपने है स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो उसमें बाल गए हैं। दूसरा पेशेंट है जिनके मतलब सिर के पीछे वाले सारे बाल जा चुके हैं, पूरा हेयर लॉस हो चुका है, तो उसको एलोपेशिया एरेटा कहते हैं। ये आम भाषा में जैसे पेशेंट हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे कीड़ा लग गया है, जबकि ये कोई कीड़ा नहीं होता, ये कोई फंगल इन्फेक्शन नहीं होता, ये ऑटोइम्यून डिजीज़ होती है जिसमें बाल की जड़ जो है उसके जड़ के चारों तरफ कुछ सेल्स, एलर्जिक सेल्स इकट्ठी हो जाती है, बाल
टेम्परेरीली झड़ जाता है और ये ऑटोइम्यून डिजीज़ है। और ये इस बीमारी में भी इमोशनल इशू बहुत कॉमनली देखा जाता है। और दूसरा, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक बच्ची जिसके बाल एक साइड से बहुत कम हो गए हैं और अदरवाइज़ भी छोटे बाल इसमें दिख रहे हैं हमें, तो ये त्वचा की बीमारी नहीं है। पहले वाली जो बालों की हमने बात की वो त्वचा की बीमारी थी, ये इमोशनल डिजीज़ है, टोटली इमोशनल है। इसमें क्या होता है कि इसको हम ट्राइकोटिलोमिनिया बोलते हैं। इसमें बच्चा जो है ना, वो बाल को खींचता है और उनके मन की स्थिति, कुछ परेशानियां मन में चल रही होती है, एंग्जाइटी चल रही होती है, या कोई डिप्रेशन का पेशेंट हो सकता है, या एडजस्टमेंट डिसऑर्डर हो सकता है, या फैमिली में बच्चों का आपस में कोई कन्फ्लिक्ट हो सकता है, पेरेंट्स के साथ कोई कन्फ्लिक्ट हो सकता है, तो बच्चा बाल खींचता है। और जब वो बाल खींचता है तो पूरा बाल टूट जाता है। और कई बार तो ये देखा गया है कि वो बाल को खाते हैं जी। और उससे कई बार स्टमक में पूरा बालों का गोला बन जाता है और वो कई बार बंद, जैसे बोलते हैं ना कि आंतों में बंद पड़ गया है, तो उस तरह से प्रॉब्लम हो जाती है, उसका ऑपरेशन तक करना पड़ता है। तो ये भी त्वचा की बीमारी नहीं है टोटली, ये इमोशनल इशू है जी। तो ऐसे पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो अगर हम उनको जैसे दूसरा पेशेंट आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसमें भी बाल जैसे बच्चा पकड़ रहा है बाल को, वो खींच रहा है तो बाल उसके झड़ रहे हैं, तो उसको इजीली हम डायग्नोज, दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये इमोशंस की वजह से या स्किन की प्रॉब्लम है जी। तो हम पेशेंट्स को फिर उनको हमारा काम सिर्फ इतना है कि ये इमोशनल बीमारी है या त्वचा की बीमारी है। अगर मुझे ये कंफर्म्ड है कि ये ट्राइकोटिलोमिनिया है तो मैं उनको कोशिश करूंगा, पहले समझाऊंगा डिटेल में और डिटेल हिस्ट्री लूंगा, उसके बाद उसको इमोशनल हेल्थ स्पेशलिस्ट, साइकेट्रिस्ट के पास भेजूंगा, जो कि बहुत ही मुश्किल एक काम है जी। जी, कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट जो है वो किसी मनोवैज्ञानिक के पास उन्हें भेज रहे हैं, तो ये बहुत ही मुश्किल से एक आपने काम कहा। जिस तरह से आपने कीड़े लगने वाली एक समस्या बताई, आमतौर पर हम देखते हैं, सुनते हैं कि बालों में कीड़ा लग गया और बहुत लंबे समय तक ये समस्या रहती है। तो सर इसके बारे में थोड़ा सा और बताएं कि कितने समय तक ये रह सकती है और क्या ये ठीक हो सकती है, क्योंकि इसे लेकर भी बहुत तरह की भ्रांतियाँ होती है, लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। जैसे आपने कहा कि समय लेती हैं चीज़ें, पर एक टाइम में वो सही भी हो जाती हैं। आपने बड़ा कॉमनली सुना होगा कि स्किन स्पेशलिस्ट की तो जो बीमारियां हैं वो कोई ठीक ही नहीं कर सकता, पूरी ज़िंदगी चलती है, तो वो सच नहीं है। पर कुछ हद तक उसमें कुछ बीमारियां ऐसी है कि जो कि रिकरेंट होती है, पहले वो आप उनको ट्रीट करेंगे, स्पेशली ऑटोइम्यून डिजीज़, वो उनको आप ट्रीटमेंट दोगे तो रिवर्स हो जाएगी। जैसे ही ट्रीटमेंट विड्रॉ करेंगे तो कुछ लोगों में वो रिमिशन ख़त्म होकर फिर से वो एग्जर्वेट होना शुरू हो जाती है, दोबारा आनी शुरू होती है। जैसे कि हम ये बालों की बात कर रहे थे, एलोपेशिया एरेटा की बात कर, पहले तो आपको करेक्ट करना चाहूँगा, ये कीड़ा लगना नहीं है, ये एक बाल की सिंपल वे में हम इसको बालों के जड़ों की एलर्जी बोल सकते हैं, तो वो कीड़ा नहीं होता इसमें। तो ये इस बीमारी का जो कोर्स है वो बहुत लंबा है और हम कई बार पेशेंट को ना फर्स्ट विजिट में सच नहीं बता सकते कि अगर मैं बोलूँगा पेशेंट को कि पूरी ज़िंदगी रहेगी और आपके छोटा सा पैच पूरा सबके सारे के सारे बाल भी ख़त्म कर सकता है, तो वो एकदम नेगेटिव एक स्टेटमेंट हो जाएगी मेरी तरफ से। तो उसमें अगर किसी को बहुत छोटा, आपने देखा होगा कई लोगों के बालों में बहुत छोटा सा एरिया है जहाँ बाल जा रहे हैं, तो उसमें हमें ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप बॉडी उसको ठीक कर लेती है, क्योंकि ऑटोइम्यून डिजीज़ है, इम्यूनिटी ठीक हुई, बीमारी को ठीक कर लेगी। पर कुछ लोगों में, जैसे आपने सुना होगा कि पूरे सिर के बाल चले गए, आंखों के आईब्रोज चले गई, आई लैशेज चले गई, बॉडी के सारे बाल, हेयर लॉस हो गया, एलोपेशिया टोटलिस बोलते हैं हम उसको, पूरी बॉडी के, यूनिवर्सलिस बोलते हैं, पूरी बॉडी के बाल चले जाते हैं, तो उसमें थोड़ा डिफिकल्ट रहता है ट्रीट करना, पर उसमें भी ठीक हो जाता है। बट डिफ़िकल्टी ये रहती है कि जब हम दवाइयों को टेपर करना शुरू करते हैं, दवाइयों को बंद करना शुरू करते हैं, तो फिर कई बार रिवर्स होने के चांसेस भी रहते हैं जी। तो सर जैसे आपने कहा कि दवाइयाँ जो है वो प्रॉपर टाइम पे चलनी चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि डॉक्टर से फॉलो अप वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस समय में। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे अपने उन पेशेंट्स को, या जो लोग कई बार अवॉइड कर देते हैं, छोड़ देते हैं चीज़ों को बीच में? इसमें दोनों की एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं एक टीचर भी हूँ, तो मैं अपने स्टूडेंट्स, जो मेरे पीजी स्टूडेंट्स हैं, उनको यही समझाता हूँ कि जब आपके पास कोई भी पेशेंट लंबी बीमारी का आता है तो आप उस पेशेंट को बीमारी क्यों हो रही है, क्या इसके लक्षण हैं, ये कैसे कैसे आगे चलेगी, इसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, इसकी ट्रीटमेंट कितनी लंबी चलेगी, और ट्रीटमेंट अगर हम बंद करेंगे तो उसमें रिवर्स होने के चांसेस भी हैं या नहीं है, वो डिटेल में सिंपल भाषा में पेशेंट को कन्वे करनी होती है। उससे क्या होता है कि पेशेंट को अपनी बीमारी के बारे में अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, वो एक अपना मन बना लेते हैं कि मुझे ऐसी तकलीफ है जो कि बिल्कुल ठीक हो जाएगी, पर वो दोबारा भी हो सकती है। अब फॉर एग्जाम्पल हम सोरियासिस की बात कर लेते हैं,
एक त्वचा की बीमारी होती है जिसमें कि बहुत सारे दाग, पपड़ी निकलती है, जैसे ऐसे लगता है कि जैसे कि मतलब राख निकल रहा है चमड़ी से, जॉइंट्स पे ज़्यादा होती है, सिर पे होती है। तो जब भी पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उनको समझाते हैं कि आपकी त्वचा थोड़ी जल्दी बन रही है, जहाँ दाग पड़े हैं वहाँ त्वचा 4-5 दिन में ही बन रही है, जिसकी वजह से त्वचा नॉर्मल नहीं बन पा रही और उसमें लाली रह रही है, उसमें चीरे पड़ रहे हैं, उसमें पपड़ी निकल रही है। तो कि हम उनको ये बता सकते हैं कि इस बीमारी को मैं 100% ठीक कर सकता हूँ, पर इस बीमारी को मैं क्योर नहीं कर सकता। तो उनको समझाना पड़ता है कि ये बीमारी क्यों हो रही है और क्योर क्यों नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल कोई वायरल इन्फेक्शन हमें है जी। तो वायरल इन्फेक्शन की हमने पैरास्टामोल ले ली या कोई भी कुछ भी रेमेडी ले ली तो हम ठीक हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें दोबारा नहीं होगा वायरल इन्फेक्शन, वो तो कभी भी हो सकता है। तो इसी तरह से अगर कोई लंबी बीमारी का, हमारा स्किन की लंबी बीमारी का पेशेंट है, सोरियासिस का पेशेंट है, तो उन्हें भी समझाना पड़ता है कि आपकी बीमारी दोबारा भी आ सकती है। जैसे ही आपको आए तो फॉलो अप ज़रूर करें, आप दोबारा से हमें ज़रूर दिखाएं जी। जैसे आप देख रहे हैं वो सोरियासिस का पेशेंट स्क्रीन पे था, तो उन्हें हमें इस तरह से समझाना पड़ता है जी। तो उन्हें एक तरह से हम पहले अच्छे से समझा दें, जैसे आपने कहा कि जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं यदि वो अच्छे से बात कर लेते हैं, अपने पेशेंट्स को अच्छे से समझा देते हैं और उन्हें बात समझ आ जाती है, तो एक जो उनका पूरा उपचार है वो अच्छे से चल पाता है जी। यहाँ रुकना चाहेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर बात होगी हमारे जो हम विषय पर बात कर रहे हैं कि किस तरह से त्वचा रोग मन की स्थिति पर प्रभाव डालता है। हो गई गोद भराई अच्छे से? चाचा जी एक फैमिली फोटो हो जाए। हाँ। बैटरी खत्म। सारा दिन वीडियो जो बनाता रहता है, बाप बनने वाला है लेकिन बचपना नहीं गया। हमसे क्या समझेगा? समझेगा मतलब? बच्चा छोटा हो या कोख में वो सब कुछ महसूस कर सकता है, इसलिए तनाव और गुस्सा बैटरी जैसे खत्म और लाड प्यार की फुल चार्जिंग शुरू। पालन 1000, शुरुआत खुशहाल तो जीवन सफल। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। सरकार की तरफ से जितने स्वास्थ्य कर्मी हैं, हेल्थ वर्कर्स, वो घर घर जाकर के आपको अवगत कराएंगे टीबी के बारे में। हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है कि उनका सहयोग कीजिए। ये जो आपको खांसी हो, बुखार हो, वजन कम हो रहा हो, ये बताइएगा उन्हें। देखिए, टीबी इतनी बड़ी बीमारी नहीं है कि पकड़ में ना आ सके। हाँ, इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में। हम बात कर रहे हैं स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर घनश्याम वर्मा से और आज का हमारा विषय है त्वचा रोगों में मन की स्थिति पर। तो आइए बातचीत जारी रखते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने काफ़ी सारे हमें डिजीज़ के बारे में बताया जो कि मन से जुड़ी हुई हैं, ऐसी एक और समस्या होती है, वो होती है पिंपल्स की। कई बार हम देखते हैं कि चेहरे पे बहुत सारे पिंपल्स निकल आते हैं और बच्चे जो हैं या हम युवा कहें जो बहुत ज़्यादा उन्हें इरिटेट करते हैं वो, तो कई बार उसे ब्लड भी निकलना शुरू हो जाता है, बहुत तरह की समस्याएं होती है। तो क्या ये भी मन की स्थिति से जुड़े हुए हैं? जी, इसमें एक तो अगर किसी को बहुत ज़्यादा पिंपल हो गए हैं, उन्होंने टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं लिया, जल्दी ट्रीटमेंट शुरू नहीं किया, तो उसमें स्कार बनने के काफ़ी चांसेस रहते हैं और पिगमेंटेशन भी हो जाती है और चेहरे में काफ़ी गड्ढे पड़ जाते हैं। तो उसकी वजह से भी बाद में पेशेंट परेशान हो सकता है, उसकी इमोशनल इश्यूज़ आ सकते हैं। फिर कुछ पिंपल्स जो कि बहुत सीवियर पिंपल्स होते हैं जिसमें कि इतने बड़े बड़े साइनसेस बन जाते हैं और वो पस कॉन्टिन्यूसली निकलता रहता है। कईयों को तो उसमें आर्थराइटिस तक हो सकती है, फीवर तक हो सकता है, एक्नी कॉन्ग्लोबेटा या एक्नी फुल्मिनेंस सीवियर एक्नी की फॉर्म होती है, उसमें भी कई बार बच्चे परेशान होते हैं, एडोलेसेंट्स परेशान रहते हैं। पर एक और जो अगर हम इमोशनल हेल्थ की जो बात कर रहे हैं, एक कंडीशन होती है एक्नी एक्सकोरी। एक्सकोरी मीन्स कि वो खुरचते हैं जी। एक आधा पिंपल होगा तो उसको वो खुरच देंगे, पर कुछ बच्चों में वो सीवियरिटी इतनी ज़्यादा होती है, उसमें इमोशनल इशू इतना ज़्यादा होता है कि वो पिंपल आने ही नहीं देते। जैसे ही एक छोटा सा पिंपल भी आएगा उसको खुरच देंगे और कई बार तो वो नॉर्मल स्किन को भी खुरच देते हैं, जिससे कि फेस में गड्ढे ही गड्ढे मिलेंगे, पिगमेंटेशन होगी या उसमें फिर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाएगा। जैसे आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि उन्होंने किस तरह से अपनी फेस को की त्वचा को खुरच के निकाल दिया है। तो इसमें प्राइमरी डिजीज़ साइकेट्रिक है, इमोशनल इशू इज़ द मेन इशू, बट साथ ही साथ वो इतना ज़्यादा परेशान है कि वो अपनी त्वचा को बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहा है, जिससे कि वो त्वचा में दाग पड़ रहे हैं, पिगमेंटेशन हो रही है, स्कार बन रहे हैं। तो उसमें जब इस तरह के पेशेंट हमारे पास आते हैं तो उन्हें पहले तो मैं खुद समझाता हूँ कि आपने इसे कैसे डील करना है।
जब वो कन्विंस हो जाते हैं तो वो रेफ़र होके भी साइकेट्रिस्ट के पास चले जाते हैं। इसमें मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात और जोड़ना चाहूँगा। कोई भी इमोशनल इशू को लेके कई बार आप देखेंगे कि हमारे पास डर्मेटोलॉजी में ऐसे पेशेंट आते हैं स्किन की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उस छोटा सा एक दाग हुआ है और वो परेशान होकर बार बार स्किन की ओपीडी में आ रहे हैं। तो हमें जब आइडिया लग जाता है कि इनका इमोशनल इशू है तो मैं उनको एक प्राइवेसी दे करके उनके कोई भी जो डिजीज हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर हमें इमोशनल इशू रहता है तो उसमें मैनेजमेंट में ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है कि एक तो उनको प्राइवेसी, बहुत सारे लोग ना हो वहाँ पे, एक आधा उनका अटेंडेंट हो या अकेले भी देख सकते हैं। अगर मेल पेशेंट है तो मेल डॉक्टर अकेले देख सकता है, अगर फीमेल है तो फीमेल अटेंडेंट के साथ देख सकता है। और फिर उनको इमोशनल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ, मतलब मन की बीमारी और तन की बीमारी दोनों के बारे में डिटेल में समझाना पड़ता है। फिर उनको बोलना पड़ता है कि आपका पहला ट्रीटिंग फिजिशियन मैं ही रहूँगा, पर आपकी जो त्वचा में अभी इस तरह के विकार आ रहे हैं या आप खुरच रहे हो त्वचा को, इसकी ट्रीटमेंट मैं करूँगा, पर इसका जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, जो इमोशनल इशू आपका आ रहा है, उसको एक इमोशनल हेल्थ का स्पेशलिस्ट डील करेगा। तो हम ये कोशिश करते हैं कि उन पेशेंट्स को एक प्रेफरेंस दें और कभी भी साइकेट्री वर्ड यूज़ नहीं करते, हम इमोशनल हेल्थ की बात करते हैं और उनको साइकेट्रिस्ट के बाद रेफ़र कर देते हैं। तो उसमें रेफरल, जैसे मैंने पहले बताया, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, कई बार 5% से भी कम लोग रेफ़र हो पाते हैं। पर अगर टेक्निकली मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही बताता हूँ कि आप ऐसे शब्द ना यूज़ करें जिसका अभी तक हमारी सोसाइटी में स्टिग्मा मान रहे हैं। साइकेट्री मीन्स पागल डॉक्टर, कि डॉक्टर पागलों के डॉक्टर के पास, वो बिल्कुल गलत है। वो इतने अच्छे डॉक्टर्स हैं कि वो हमारी इमोशंस को ठीक कर रहे हैं, तो हमारे पेशेंट चले जाते हैं, बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और उसको आप डर्मेटोलॉजी को एक दरवाज़ा, साइकेट्री के ओपीडी पहुंचने तक का एक दरवाज़ा या विंडो की तरह भी वो यूज़ करते हैं। और वहाँ जाके वो दे नेवर टॉक अबाउट देयर स्किन प्रॉब्लम्स, वहाँ पर वो अपनी इमोशंस के बारे में जो भी उनको कन्फ्लिक्ट्स हैं वो सारा डिटेल में डिस्कस करते हैं और उनको साइकोथेरेपी या मेडिकल थेरेपी स्टार्ट की जाती है, जिससे बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आता है। जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि लोगों को कन्विंस करना, जो आपके पेशेंट्स होते हैं और जिनको आपको लगता है कि इन्हें इमोशनल हेल्थ की जो हेल्प की ज़रूरत है इस समय वो बहुत ज़्यादा है, ऐसे लोगों को कन्विंस करके जब आप भेजते हैं तो किस तरह का रिस्पांस होता है, कितने लोग अवेयर होते हैं? जैसे आपने कहा कि बहुत सारे लोग नहीं पहुँचते हैं। ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है। कई बार तो जैसे हमने बच्चा दिखाया था जिसके बाल झड़ रहे थे, तो अगर उसके पेरेंट को मैं बताऊं कि बच्चा बाल खुद से खींच रहा है तो पेरेंट विल नॉट एग्री, वो बोलेंगे नहीं ये तो झड़ रहे हैं, ये खींचता नहीं है बच्चा। तो उनको पहले पेरेंट्स को एड्रेस करना पड़ता है कि नहीं, ये ऐसा नहीं है, बच्चे के कुछ स्ट्रेस चल रहा है जिसको आपको भी समझना पड़ेगा, हमें भी समझना पड़ेगा, और इसको इमोशनल हेल्थ स्पेशलिस्ट के पास ले जाने की ज़रूरत है। तो वो कन्विंस हो जाते हैं, फिर वो चले जाते हैं। बट बहुत बार जो है उसी चीज़ का तो एक्सपर्ट हमें बनना है। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाने की कोशिश करता हूँ कि आप ये चीज़, वैसे तो आपने कहा कि डर्मेटोलॉजिस्ट को अच्छी तरह बात करनी चाहिए, सभी डॉक्टर्स को अच्छी तरह से पेशेंट के साथ डील करना चाहिए, पूरा डिटेल में पेशेंट को बताना चाहिए। और हम पेशेंट्स को भी इनकरेज करते हैं कि आपको इसके बारे में कुछ पूछना है तो आप पूछें, ताकि उनके जो थॉट्स है उसको हम एनालाइज कर पाएँ, उस तरह से फिर हम उनको इजीली साइकेट्रिस्ट के पास भेज पाते हैं। जी डॉक्टर साहब, अगर हम एज ग्रुप और जेंडर में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना चाहें कि कहाँ पर ये इश्यूज हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं, त्वचा रोग से संबंधित भी, और साथ ही साथ जब हम इमोशनल हेल्थ की बात करते हैं, क्योंकि आप विशेषज्ञ हैं, आपके पास आते रहते हैं पेशेंट, तो कहाँ पर आप ये ज़्यादा देखते हैं? जहाँ तक जेंडर की बात है, जितने भी ये डर्मेटोलॉजी और इमोशनल हेल्थ के जो इश्यूज़ हैं फीमेल जेंडर में ज़्यादा होते हैं। और एज की अगर हम बात करें तो एडोलेसेंट गर्ल्स में बहुत ज़्यादा होते हैं। और उसके बाद अगर हम एल्डरली को देखें, बुज़ुर्ग बहुत सारी दवाइयों पे होते हैं, बहुत सारी दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स त्वचा पे भी दिखते हैं, ड्राइनेस होती है, इरिटेशन शुरू हो जाती है त्वचा पे, तो एल्डरली को ज़्यादा देखने को मिलते हैं। पर एक और इसमें इम्पॉर्टेंट बात मैं ऐड करना चाहूँगा, अगर आज हम साइकेट्रिस्ट के ओपिनियन के बारे में किसी एल्डरली को बात करें या मिडिल एज को बात करें तो ही विल नॉट एक्सेप्ट, पर आज की जो यंग जनरेशन है दे एक्सेप्ट इट। उनको लगता है कि नहीं, हमारे इमोशनल इश्यूज भी चल रहे हैं, तो वो इजीली चले जाते हैं साइकेट्रिस्ट के पास और उनको बहुत अच्छा फ़ायदा भी मिलता है।
जबकि हमारी जनरेशन या ओल्डर जनरेशन जो है वो उसको, उनके दिमाग में अभी भी साइकेट्री के प्रति स्टिग्मा दिमाग में जुड़ा हुआ है, तो वो नहीं जाते हैं और अपने घुटते रहते हैं, अपनी बीमारी को और ज़्यादा बढ़ाते हैं, तो वो देखने को कॉमनली मिलता है। जी डॉक्टर साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को जो आज आपको सुन रहे हैं कि त्वचा रोग और मन की स्थिति को कैसे सामंजस्य से स्थापित करें और कैसे हम कह सकते हैं खुशहाल जीवन जिए? एक तो 2 मैसेज मैं कन्वे करना चाहूँगा। सबसे पहले डॉक्टर्स को, जो हमारे डर्माटोलॉजिस्ट है या फिजिशियंस भी है, कि अगर उनको क्लू कोई भी मिलता है इमोशनल हेल्थ से जुड़ा हुआ, तो वो उनको रेफ़र करने की कोशिश करें। और दूसरा, जो पेशेंट्स हैं बेचारे, जो इस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, इमोशनल हेल्थ की बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, उनको अगर कोई डॉक्टर एक बता देता है कि आपको इमोशनल इश्यूज़ हैं, आपको साइकेट्री में एक बार दिखाना पड़ेगा, वहाँ आपको साइकोथेरेपी देंगे, बहुत सारी ऐसी ट्रीटमेंट्स होती है जिसमें दवाइयाँ नहीं देते हैं, बहुत सारे सेशंस करते हैं जिसमें हैबिट रिवर्सल है, कोग्निटिव थेरेपीज़ हैं, माइंडफुलनेस है, बहुत सारी थेरेपीज़ हैं जो कि दवाइयाँ नहीं है, उनको लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करने की, मन को रिलैक्स करने की, मेडिटेशन, योगा, बहुत सारी चीज़ें वो बताते हैं। और दूसरा, उसके बाद अगर किसी को ज़्यादा तकलीफ है तो दवाइयाँ भी देते हैं, तो उससे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, जो इमोशनल हेल्थ वाला पेशेंट होता है वो बहुत सफ़र करता है। अगर वो डिप्रेशन का पेशेंट है, उसकी बॉडी एक से हो रही है तो ऑर्थो में दिखाएगा, ऑर्थोपेडिशियन अगर उसको नहीं समझेगा तो वो बहुत सारी दवाइयाँ लिख देगा। सिर दर्द होगी तो वो न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएगा, वो न्यूरोलॉजी वाला अलग से दवाइयाँ लिख देगा। अगर उसके पैल्पिटेशन हो रहा है, धड़कन बढ़ रही है, तो वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास चल जाएगा। तो वो बेचारा, उसको जाना साइकेट्रिस्ट के पास है, पर वो भटक रहा है, कभी ऑर्थो में, कभी मेडिसिन में, कभी न्यूरोलॉजी में, कभी कार्डियोलॉजी में, और कभी स्किन में, जबकि उसका जो असली डॉक्टर है वो एक मनोचिकित्सक है। तो पेशेंट को भी चाहिए कि इस चीज़ को नेगेटिव ना ले, इसके साथ स्टिग्मा ना जोड़ के रखे। अगर प्रॉब्लम है तो वी शुड गो टू द रियल स्पेशलिस्ट, जो कि हमारी समस्या का निदान करेंगे। जी डॉक्टर साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और त्वचा और मनोरोग से संबंधित ये जो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है आपने हमारे साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आज कार्यक्रम में हमने जाना कि किस तरह से त्वचा केवल हमारे शरीर का एक अंग नहीं है, हम कह सकते हैं कि वो हमारी मानसिक स्वास्थ्य का आईना है। आज कार्यक्रम में बस इतना ही। एक नए विषय के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।